भारत के सबसे बड़े प्रांत उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर देहात के गौरीकरण गांव में पिता वंशगोपाल, माता सुखिया की कोख से 22 अगस्त 1923 को एक साधारण कुर्मी किसान परिवार में मानववाद के रक्षक और ब्राह्मणवाद के विध्वंसक माननीय रामशुरु वर्मा जी का जन्म हुआ। माता पिता की इच्छा थी कि उनका बेटा उच्च से उच्च शिक्षा ग्रहण करे। वर्मा जी पढ़ने में मेधावी थे। उन्होंने उस जमाने में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए और आगरा विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। उस समय जब शूद्रों के लिए शिक्षा का दरवाजा बंद था, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के कारण शूद्रों और महिलाओं की शिक्षा का रास्ता प्रशस्त हो रहा था, जिसका लाभ रामशुरु वर्मा जी को मिला। उन्होंने उर्दू, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत भाषा की शिक्षा ग्रहण की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके सामने 3 विकल्प थे। पहला विकल्प प्रशासनिक सेवा में जाना, दूसरा विकल्प था वकालत करना और तीसरा विकल्प था राजनीति के द्वारा मूल निवासी बहुजनों और देश की सेवा करना। वर्मा जी ने आईएएस की लिखित परीक्षा भी उत्तीर्ण की, लेकिन साक्षात्कार के पूर्व यानी इंटरव्यू के पहले ही वे निर्णय ले चुके थे कि प्रशासनिक सेवा में रहकर वे ऐशो आराम की जिंदगी तो व्यतीत कर सकते हैं, पर उन ब्राह्मणवाद और आच्छादित मूल निवासी बहुजन समाज में व्याप्त भाग्यवाद, पुनर्जन्म, अंधविश्वास, पाखंड और चमत्कार जैसी धारणा से निजात नहीं दिला सकते। इसलिए सामाजिक चेतना और जागृति पैदा करने के लिए उन्होंने 1 जून 1968 को सामाजिक संगठन अर्जक संघ की स्थापना की। माननीय रामशुरु वर्मा में राजनीतिक चेतना का प्रादुर्भाव डॉक्टर अंबेडकर के उस भाषण से हुआ जिसे उन्होंने मद्रास के पार्क टाउन मैदान में 1944 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में दिया था। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, तुम अपनी दीवारों पर जाकर लिख दो कि तुम्हें कल की शासक जमात बनना है, जिससे आते जाते समय तुम्हें हमेशा याद रहे। माननीय रामस्वरूप वर्मा पर डॉक्टर अंबेडकर के उस भाषण का बहुत ही प्रभाव पड़ा, जिसे उन्होंने 25 अप्रैल 1948 को बेगम हजरत महल पार्क में दिया था। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि जिस दिन जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग एक मंच पर होंगे, उस दिन वे सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्थान ग्रहण कर सकते हैं। माननीय रामस्वरूप वर्मा ने एक एससी, सेकंड एसटी रुको। एवं ओबीसी के सामाजिक ध्रुवीकरण के लिए ही अर्जक संघ की स्थापना की। आजाद भारत का प्रमुख दल कांग्रेस थी। विरोधी दल के रूप में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की समाजवादी पार्टी थी। डॉक्टर लोहिया कांग्रेस के विरोधी दल के रूप में उभार पर थे। मूल निवासी बहुजन समाज कांग्रेस के साथ था। 52% अन्य पिछड़े वर्ग का वोट हासिल करने के लिए डॉक्टर लोहिया ने नारा दिया, सन सोपा ने बांधी गांठ, 100 में पावे पिछड़े 60। इस नारे ने पिछड़ों को समाजवादी आंदोलन से जुड़ने का रास्ता साफ किया। रामस्वरूप वर्मा सन सोपा से जुड़ गए। वर्मा जी गांव में पैदा हुए थे। गांव की हर तस्वीर उनके सामने रहती थी। समाजवादी प्रचार करते रहे, जो समाजवादी होता है वह जातिवादी नहीं हो सकता और जो जातिवादी होता है वह समाजवादी नहीं हो सकता। वर्मा जी ने राजनीतिक जीवन की एक घटना का खुलासा अपनी पुस्तक क्रांति क्यों और कैसे में किया। वे लिखते हैं, मंगल देव विशारद उत्तर प्रदेश के राज्य के सार्वजनिक विभाग में मंत्री रहे। संसोपा में रहते हुए जब उन्हें अपने जन्म स्थान आजमगढ़ में एक भूमिहार के घर उच्च वर्णीय साथियों उनसे अलग बैठकर पत्तल के अभाव में एक पोड़ी गई हंडिया यानी कि छोटा मिट्टी का बर्तन जिसका मुंह फोड़कर चौड़ा पात्र बनाया गया, चावल दाल सब्जी एक साथ दे दी, पानी पीने के लिए एक कुल्हड़ के अभाव में दिवाली के दिए में दिया गया। तब मंगलदेव जैसे विद्वान सम्मानित व्यक्ति पर इस घृणा और तिरस्कार कितनी चोट लगी होगी, इसका अनुभव भला एक दरिद्र ब्राह्मण कैसे कर सकता है। भले ही सवर्णों के जानवर रोज बर्तनों में दूध रोटी खाते हों, जिनके मांझने पर उन्हें रंज मात्र भी संकोच नहीं होता, लेकिन मंगल देव के खाने में उनका धातु का बर्तन किसी काम का नहीं रह जाता। ऐसे तिरस्कार और घृणापूर्व विचार पुनर्जन्म पर आधारित ब्राह्मणवाद के अलावा कहां से आ सकते हैं। यह दशा उत्तर प्रदेश के राज्य के एक अंतज मंत्री के है, तो फिर करोड़ों अंतज मिलिश और शूद्र कितना तिरस्कार और घृणा पाते होंगे, इसका महज अनुमान लगाया जा सकता है। मंगलदेव विशारद
इस अपमान को न सह सके और उन्होंने खाना नहीं खाया। लेकिन इतनी तेजस्विता तो उंगली में गिने जाने वाले लोगों में ही है। रामशुरु वर्मा संपूर्ण क्रांति के पक्षधर थे। उनकी संपूर्ण क्रांति में भ्रांति को कोई स्थान नहीं था। वर्मा जी के अनुसार जीवन के चार क्षेत्र होते हैं: राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। इन चारों क्षेत्रों में गैर बराबरी समाप्त करके ही हम सच्ची और वास्तविक क्रांति निरूपित कर सकते हैं। क्रांति शब्द का जितना अनाप शनाप इस्तेमाल किया गया है और किया जा रहा है, उस पर लोग इसका वास्तविक अर्थ नहीं समझते हैं। क्रांति, जिसे हम इंकलाब और रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, हमें ऐसा आभास होता है जैसे कोई ऐसा जादू है जिसमें सब कुछ तत्काल बदल जाएगा, जबकि क्रांति बदलाव की एक सतत प्रक्रिया है। जीवन के पूर्व निर्धारित मूल्यों का मानव हित में पुनर्निर्धारण का नाम है क्रांति। रामचंद्र वर्मा निसंदेह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के राजनीतिक दल संसोपा से जुड़े थे, किंतु लोहिया जी के साथ वर्मा जी का वैचारिक मतभेद था। लोहिया गांधीवादी थे, वर्मा जी अम्बेडकरवादी। लोहिया के आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम राम और मोहनदास करमचंद्र गांधी थे, जबकि रामशुरु वर्मा के आदर्श भगवान बुद्ध, फूले, अंबेडकर और पेरियार थे। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, असमानता की भावना, ब्राह्मणवाद को उखाड़ फेंको, वेदों और शास्त्रों में डायनामाइट लगा दो। अर्जक संघ के संस्थापक माननीय रामशुरु वर्मा जी ने अर्जक संघ के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि पूरे देश में जहां जहां अर्जक संघ के कार्यकर्ता हैं, वे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन को चेतना दिवस के रूप में मनाएं और मूल निवासी बहुजनों को चैतन्य करने के लिए 14 अप्रैल 1978 में से 30 अप्रैल तक पूरे महीने रामायण और मनुस्मृति का दहन करें। अजय सिंह के कार्यकर्ताओं ने रामचंद्र वर्मा के आदेशों का पालन करते हुए रामायण और मनुस्मृति की घोषणा के साथ चलाया। रामचंद्र वर्मा ने संसोपा से सन 1957 में कानपुर के रामपुर क्षेत्र से चुनाव लड़े और विधानसभा के सदस्य चुने गए। इसके बाद 1967, 1969, 1980, 1989 और 1991 में सदस्य विधानसभा के चुनावों में विजयी रहे। माननीय वर्मा जी के तर्क के सामने विधानसभा में शासक जातियों की धिक्की बन जाती थी। सन 1967 में संविदा सरकार में वर्मा जी डॉक्टर लोहिया की पार्टी संसोपा से जीतकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में पहुंचे। चौधरी चरण सिंह के मंत्रिमंडल में वे वित्त मंत्री बनाए गए, जहां उन्होंने मुनाफे का बजट पेश किया। वर्मा जी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक ऐसा बिल पेश किया कि धर्म के नाम पर सार्वजनिक भूमि पर मंदिर और मजार बनाकर सरकारी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। सड़कों के किनारे व बीच में धर्मस्थल बनाए जा रहे हैं। इसे रोकने की आवश्यकता है। सवर्णों ने बिल का विरोध किया कि ऐसा करने से सांप्रदायिकता बढ़ेगी। वर्मा जी ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, कुछ लोगों ने कहा है कि इससे सांप्रदायिकता बढ़ेगी। तमिलनाडु में सरकार ने 12,000 मंदिरों को अपने हाथ में ले लिया। वहां कोई अशांति नहीं हुई, कोई सांप्रदायिकता नहीं भड़की। हाँ, अगर यह होता कि विधेयक के जरिए जो मंदिर हैं उनको गिरा दिया जाए तो जरूर अशांति की बात होती। इसमें तो यह है कि जितने पूजा स्थल हैं उनको सरकार अपने नियंत्रण में ले ले और हर पूजा स्थल पर जो चढ़ावा चढ़ेगा वह सरकार को प्राप्त होगा। पुजारी रखने के बाद जो बचता है वह धर्महित कार्यों में खर्च किया जाए। इससे सांप्रदायिकता लेश मात्र भी नहीं है। रुकिएगा। मूल निवासी बहुजन समाज के विधायक जहां एक तरफ बिल का समर्थन कर रहे थे तो ब्राह्मण विधायक परेशान थे। ब्राह्मण विधायक राम अवतार दीक्षित ने कहा कि हम भी रामचरितमानस को धर्म ग्रंथ नहीं मानते, लेकिन उसका जलाना उचित नहीं है। इसके उत्तर में रामशुरु वर्मा जी ने कहा, मैं दीक्षित जी को याद दिलाता हूँ कि वे रामायण को धार्मिक किताब नहीं मानते। इसी सदन में जब रामायण का पन्ना फाड़ा गया तो फैसला हुआ कि रामायण धार्मिक किताब है और गांधी जी इस किताब को मानते थे। जब रामायण धर्म की किताब नहीं है तो फिर काहे का झगड़ा काहे का। रामायण जलाने का कार्य 1978 में 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक हुआ। चेतना जागृति के नाम पर पर्चे बांटकर रामायण और मनुस्मृति जलाई गई थी। उन्होंने कहा कि आगे जब फिर अवसर आएगा तो फिर जलाएंगे। तर्क दिया कि गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन किया तो उन्होंने कहा था कि विदेशी कपड़ों का विरोध करो, तो मान्यवर कपड़े भी तो सभी को हानि नहीं करते। रामशुरु वर्मा का तर्क सुनकर उनके विरोधी भी बंगले झांकने लगते थे। उनके समर्थक
विधानसभा के अंदर और बाहर, यत्र तत्र सर्वत्र और निडर निर्भीक रहते थे। उनके अनुयायियों ने ही उत्तर प्रदेश विधानसभा में रामायण के पन्ने फाड़े, बाहर रामायण और मनुस्मृति को जलाकर राख कर दिया। इतना ही नहीं, वर्मा जी ने उत्तर प्रदेश के सरकारी और गैर सरकारी पुस्तकालयों में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का साहित्य रखवाया, जिसके कारण मूल निवासी बहुजनों में स्वाभिमान जागने लगा। तत्पश्चात शासित जातियों ने बाबा साहेब द्वारा लिखित जाति भेद का उच्छेद और एक अन्य पुस्तक को जब्त करने का आदेश जारी किया। शासन देश के विरोध में रामचंद्र वर्मा ने ललई सिंह यादव को हाईकोर्ट इलाहाबाद में याचिका दायर करवाई। ललई सिंह यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से दोनों पुस्तकों को बहाल करवाया। इतना ही नहीं, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर मानहानि का मुकदमा दायर कर उत्तर प्रदेश सरकार से पूरे मुकदमे का हर्जाना और खर्च भी वसूल किया। राम भक्त लोहिया और राम विरोधी माननीय रामचंद्र वर्मा की स्थिति सांप और नेवले की थी। मूल निवासी बहुजन समाज में जन्मे महान साहित्यकार एवं लेखक मुद्रा राक्षक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और रामचंद्र वर्मा के संबंधों की चर्चा करते हुए लिखते हैं, मेरी भेंट वर्मा जी से दिल्ली में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के गुरुद्वारा रकाबगंज रोड स्थित बंगले में 1 बजे दोपहर के समय तब हुई, जब वे रामचरितमानस को लेकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से बेहद उत्तेजक बहस कर रहे थे। डॉक्टर लोहिया की पुस्तक थी रामचरितमानस। वे मनुस्मृति को भी उतना ही पसंद करते थे। मनुस्मृति और रामचरितमानस पर मैं भी डॉक्टर लोहिया से पहले भिड़ चुका था। वे हिंदुत्व को गांधी के नजरिए से देखते थे। उन्हें हिंदुओं में कुछ ऐसा जरूर दिखता था जिसमें सुधार व संशोधन किया जाए, लेकिन हिंदुत्व को खारिज करना उन्हें पसंद नहीं था। और रामचंद्र वर्मा भारतीय समाज के क्रांतिकारी बुनियादी परिवर्तन के लिए हिंदुत्व से मुक्ति चाहते थे। डॉक्टर लोहिया को हिंदुत्व को खारिज करना कतई बर्दाश्त नहीं था। इन्हीं मुद्दों पर डॉक्टर लोहिया का वर्मा जी से भारी विवाद हुआ और यही विवाद डॉक्टर लोहिया की पार्टी से अलगाव का कारण बना। वर्मा जी ने नारा दिया था, मारेंगे मर जाएंगे हिंदू नहीं कहलाएंगे। रामचरितमानस में पिछड़ी जातियों को नीच और जंगली कहा गया है। उसी रामचरितमानस को आदर्श ग्रंथ मानकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रामायण मेला लगवाते थे। फिर लोहिया को समाजवादी कैसे कहा जा सकता है? लोहिया समाजवादी नहीं, ब्राह्मणवादी थे, जिसे ब्राह्मणवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने में रामचंद्र वर्मा आजीवन संघर्ष करते रहे। आखिरकार उन्होंने संसोपा से अलविदा कर मूल निवासी बहुजन समाज के शुभ चिंतक चौड़ महाराज सिंह भारती, बाबू जगदेव प्रसाद, प्रोफेसर जयराम प्रसाद सिंह, लक्ष्मण चौधरी, नंद किशोर सिंह से संपर्क कर 7 अगस्त 1972 को शोषित समाज दल की स्थापना की और नारा दिया, देश का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। शोषितों का राज शोषितों के लिए, शोषितों के द्वारा होगा। रामचंद्र वर्मा का मानना था कि सामाजिक चेतना से ही सामाजिक परिवर्तन होगा और सामाजिक परिवर्तन के बगैर राजनीतिक परिवर्तन संभव नहीं है। अगर ये इनके इन प्रकरण राजनीतिक परिवर्तन हो भी गया तो वह ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है। रामचंद्र वर्मा सामाजिक सुधार के पक्षधर नहीं थे, वे सामाजिक परिवर्तन चाहते थे। वे हमेशा समझाया करते थे कि जिस प्रकार दूध से भरे टब में यदि पोटेशियम साइनाइड का टुकड़ा पड़ जाए तो उस टुकड़े को दूध के टब से निकालने के बाद भी दूध का प्रयोग करना जानलेवा होगा। इसलिए ब्राह्मणवादी मूल्यों में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। ब्राह्मणवादी सुधारा नहीं जा सकता, बल्कि नकारा ही जा सकता है। रामचंद्र वर्मा कभी इस सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उन्होंने सिद्धांतहीन राजनीति नहीं की और 1998 में उनका परिनिर्वाण हो गया।